पीपल के पत्तों से छनकर आती हुई धूप कमला के आंगन में तैर रही थी। दोपहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि चक्की पीसने की आवाज भी पूरे मोहल्ले में गूंज सकती थी। लेकिन कमला ने आज सुबह से चक्की छुई तक नहीं थी। वह 35 साल की एक शांत गंभीर औरत थी, जिसके माथे का सिंदूर और हाथों की चूड़ियां 5 साल पहले ही वक्त की बेरहम लहरों में बह गई थी। पति माधव के हैजे से मौत के बाद इस बड़े से जर्जर हो चुके पुश्तैनी मकान में वह अकेली रहती थी। गांव वैसे ही अपने कड़े नियमों और मर्यादाओं के लिए जाना जाता था। यहाँ के हवाओं में भी एक किस्म का पहरा था। किसी विधवा का अकेले रहना वैसे ही समाज की आंखों में खटकता था। उस पर कमला का स्वभाव ऐसा था कि वह न तो किसी के सुख दुख में फालतू पंचायतें करती थी और न ही अपने घर का दरवाज़ा खुला रखती। तभी दोपहर की उस मखमली खामोशी को एक भारी लड़खड़ाती हुई आवाज़ ने तोड़ा। माई, थोड़ा पानी मिल जाता तो बहुत बड़ा पुण्य होता। कमला ने खिड़की का पुराना पट थोड़ा सा सरकाया। बाहर दरवाजे की चौखट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके पैर धूल से सने थे और एक पैर में गहरा घाव था, जिससे मक्खियां भिनभिना रही थी। उसके हाथों में एक सूखी लकड़ी की लाठी थी और आंखें भूख और कमजोरी से धंस चुकी थी। माई, माई, उसने फिर पुकारा और वह चौखट के सहारे ढह गया। कमला का दिल पसीज गया। समाज चाहे जो कहे, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया था। उसने घूंघट को थोड़ा नीचे खींचा, लोटे में ठंडा पानी भरा और एक पुरानी थाली में सुबह की बची हुई 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार लेकर बाहर आई। लो, पानी पियो। कमला ने दूरी बनाए रखते हुए थाली जमीन पर रख दी। भिखारी ने कांपते हाथों से लोटा उठाया और गट गट करके पानी पूरा पी गया। फिर उसने रोटियों पर ऐसा हमला किया जैसे उसने हफ्तों से अन्न का दाना ना देखा हो। खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? कमला ने धीरे स्वर में पूछा। मेरा नाम शंकर है माई। पार के जिले से आया हूँ। बाढ़ में सब कुछ बह गया, घर बार, जोरू बच्चे सब। अब बस ये जान बची है जो भीख मांगकर घसीट रहा हूँ, शंकर ने भर्राई आवाज में कहा। रोटी खाने के बाद जैसे ही शंकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, उसका पैर का घाव दोबारा फूट गया और खून की पतली धार धूल में मिलने लगी। वह कराह कर दोबारा बैठ गया। उसकी हालत देखकर कमला दुविधा में पड़ गई। दोपहर ढल रही थी और कुछ ही देर में गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने निकलने वाली थी। अगर किसी ने एक बेगाने फटे हाल मर्द को कमला के दहलीज पर देखा तो बातें बनते देर नहीं लगेगी। तुम चल पाओगे? कमला ने पूछा। कोशिश करता हूँ माई, पर पैर जवाब दे गया है। थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ, शंकर ने बेबसी से कहा। कमला ने आसपास की तरफ देखा, फिर गांव के उस रास्ते की तरफ जहां से लोग आते जाते थे। उसके भीतर की इंसानियत और समाज के डर के बीच एक युद्ध छिड़ गया। आखिरकार इंसानियत जीत गई। अंदर आ जाओ, कमला ने कहा। आंगन के कोने में जो कोठरी है वहां लेट जाओ। जब शाम को अंधेरा हो जाएगा तब चले जाना। यह एक छोटा सा फैसला था जो कमला ने सिर्फ दया भाव में लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला वैसे ही गांव के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान खड़ा करने वाला था। शाम ढली, लेकिन शंकर का बुखार तेज हो गया। वह कोठरी में परे पुआल पर बेहोश सा पड़ा था। कमला ने उसके पैर के घाव को नीम के पानी से धोया और उस पर हल्दी का लेप लगाया। वह सोच रही थी कि सुबह होते ही वह इसे विदा कर देगी, लेकिन गांव की नज़रें बाज की तरह होती है। कमला के घर के ठीक सामने रहने वाली सुखिया काकी शाम को जब अपनी गाय बांध रही थी, तब उसने कमला के दरवाजे को अंदर से बंद होते देखा था। और उसने यह भी देखा था कि दोपहर में जो भिखारी अंदर गया था वह बाहर नहीं निकला। अगले दिन सुबह कुएं के चबूतरे पर 4 औरतें जुटी। पानी भरने में घिरी की आवाज़ के बीच फुसफुसाहटों का दौर शुरू हुआ। अरे सुनती हो सुखिया, कल वह कमला के घर में जो घुसा था वह निकला क्या? रामदीन की मेहरारू ने घड़ा भरते हुए पूछा।
कहाँ निकला? मैं तो रात भर जाग कर देखती रही, किवाड़ अंदर से बंद थे। बताओ भला, एक जवान विधवा औरत और घर में एक गैर मर्द, चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, है तो पुरुष ही ना। सुखिया ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, हाय हाय, कलयुग आ गया। माधव को मरे अभी 5 साल नहीं हुए और इसने घर में नया मर्द बसा लिया। लाज शर्म सब बेच खाई। तीसरी औरत ने छाती पीटते हुए कहा। दोपहर होते होते यह बात औरतों के घेरे से निकलकर मर्दों के चौपाल तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ठाकुर राम सिंह हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके पास बैठे थे गांव के पंडित जी और कुछ अन्य रसूखदार लोग। ठाकुर साहब, बात मर्यादा की है, पंडित जी ने अपनी चोटी सहलाते हुए कहा। हमारे गांव का एक नियम रहा, किसी भी उल्टा या मर्यादाहीन आचरण को यहाँ जगह नहीं मिली है। कमला जो कर रही है उससे हमारी आने वाली पीढ़ियों पर गलत असर पड़ेगा। ठाकुर ने हुक्के का धुआं हवा में उड़ाया। उनकी आंखें छोटी हो गई। रामदीन, जा जरा देख कर आ, क्या सच में वह भिखारी अब भी वहीं है? रामदीन भागता हुआ गया और कमला के घर के पास मंडराने लगा। उसने देखा कि कमला आंगन में कपड़े सुखा रही थी और कोठरी के भीतर से किसी को खांसने की आवाज़ आ रही थी। रामदीन ने लौटकर गवाही दे दी। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ एक औरत का मामला नहीं था, यह गांव की नाक का सवाल बन चुका था। तीसरे दिन जब शंकर का बुखार थोड़ा कम हुआ और वह चलने लायक हुआ, उसने कमला से कहा, माई, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं जाता हूँ, वरना तुम्हारी बदनामी होगी। मैं देख रहा हूँ लोग घर के बाहर अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे हैं। कमला ने एक लंबी सांस ली। तुम ठीक से चल तो पाओगे ना शंकर? हाँ माई, भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे ही शंकर ने घर का दरवाज़ा खोला, सामने का नज़ारा देखकर उसके पैर थम गए। बाहर गांव के 5 हट्टे कट्टे युवक लाठियां लेकर खड़े थे। उनके पीछे ठाकुर राम सिंह और पूरा गांव जमा था। पकड़ लो साले को, रामदीन चिल्लाया। 2 युवकों ने झपट कर शंकर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए चौपाल की तरफ ले जाने लगे। शंकर रोता रहा, मालिक, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो बस एक भिखारी हूँ, माई ने मुझे दवा पानी दिया था। कमला भागती हुई बाहर आई। उसका घूंघट सरक गया था, लेकिन इस वक्त उसे अपनी लाज से ज़्यादा उस बेकसूर की जान की चिंता थी। ठाकुर साहब रुकिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बीमार थे इसलिए मैंने इन्हें पनाह दी थी। ठाकुर राम सिंह ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। कमला, तूने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी ही, लेकिन पहले इस चोर उच्चक्के का हिसाब तो हो जाए। चल चौपाल पर। पूरा गांव चौपाल की तरफ बढ़ चला। कमला भी उनके पीछे पीछे आई। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज़्यादा एक अजीब सा गुस्सा था। उसने 5 साल तक समाज के हर ताने को चुपचाप सहा था, लेकिन आज उसकी मर्यादा पर सीधा हमला हुआ था। चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शंकर को जमीन पर पटक दिया गया। वह डर से कांप रहा था। हाँ तो पंचो, ठाकुर राम सिंह ने अपनी कड़क आवाज में कहा, आज हमारे गांव के पवित्र धरती पर एक ऐसा कलंक लगा है जिसे साफ करना जरूरी है। इस कमला ने अपने मरे हुए पति की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। एक भिखारी को जिसका ना कोई जात है न धर्म, उसे अपने घर में रखकर इसने सनातन धर्म और गांव की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई है। मुखिया जी, मैंने कोई पाप नहीं किया, कमला ने हिम्मत जुटाकर कहा। यह इंसान मर रहा था, इसके पैर में कीड़े पड़ रहे थे, क्या किसी बीमार की मदद करना पाप है? चुप रह उल्टा, पंडित जी ने चिल्लाया। शास्त्रों में लिखा है कि विधवा को संयम से रहना चाहिए। तूने एक पर पुरुष को अपने घर में रात को रोका, यह पाप नहीं तो क्या है? तेरी नियत में खोट था। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। कोई भी कमला के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था। जो लोग कमला के पति के समय उनके घर से मदद लेते थे, वे भी आज सिर झुकाए बैठे थे या फिर ठाकुर की हाँ में हाँ मिला रहे थे। ठाकुर राम सिंह ने पंचों से मशविरा किया। कुछ देर की खुसर फुसर के बाद ठाकुर खड़ा हुआ। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ठाकुर राम सिंह ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, वैसे ही गांव के पंचों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। चूंकि कमला ने गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिलाया है, इसलिए उसे और इस भिखारी को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कमला ने चौंक कर देखा।
ठाकुर ने अपना फैसला सुनाना जारी रखा। इस भिखारी को गांव की सीमा तक कोड़े मारते हुए खदेड़ा जाए। कमला का घर और जमीन गांव की पंचायत के अधीन की जाती है। कमला को आज सूर्यास्त से पहले एक कपड़े में इसे गांव से निकलना होगा। अगर वह दोबारा इस गांव की सीमा में दिखी तो उसका मुंह काला करके गधे पर घुमाया जाएगा। गांव का कोई भी व्यक्ति इनसे कोई संबंध नहीं रखेगा। जो इनकी मदद करेगा उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह फैसला सुनते ही कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, जहां उसकी यादें थीं, वह एक झटके में छीन लिया था। यह न्याय नहीं है ठाकुर साहब, यह सरासर अन्याय है। कमला रो पड़ी। अन्याय तूने किया है कमला, अब भुगत। सुखिया काकी ने पीछे से ताना मारा। युवकों ने शंकर को उठा लिया और उसे लाठियों से मारते हुए गांव की सीमा की तरफ ले जाने लगा। शंकर की चीखें हवा में गूंज रही थी। कमला को 2 औरतों ने पकड़कर उसके घर की तरफ धकेला ताकि वह अपना सामान ले सके और गांव छोड़ दे। शाम का सूरज ढल रहा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरे थे जो किसी तबाही के संकेत जैसे लग रहे थे। कमला ने अपनी छोटी सी पोटली कंधे पर रखी। उसने अपने घर की चौखट को आखिरी बार छुआ, अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बिना पीछे मुड़े गांव की सीमा की तरफ चल दी। जैसे ही वह गांव के बाहर बनी नदी के पुल के पास पहुंची, उसने देखा कि शंकर सड़क के किनारे बेहोश पड़ा था। उसके पीठ पर लाठियों के नीले निशान थे। कमला उसके पास गई। उसने अपनी पोटली से पानी की बोतल निकाली और उसके मुंह पर पानी छिड़का। शंकर ने धीरे से आंखें खोली। माई, मेरी वजह से तुम भी बेघर हो गई हो, मुझे माफ़ कर दो। कमला की आंखों में अब आंसू नहीं थे, वह एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी औरत की चमक जो बंधनों से आज़ाद हो चुकी थी। नहीं शंकर, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उस गांव की सोच ही सड़ी हुई थी। मैं वहाँ सिर्फ जी नहीं रही थी बल्कि घुट घुट कर मर रही थी। अच्छा हुआ जो उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मैं आज़ाद हूँ। पर अब हम जाएंगे कहाँ माई? शंकर ने कराहते हुए पूछा। कमला ने दूर तक दिखती शहर की सड़कों को देखा और कहा, यह सड़क जहाँ जाएगी वहाँ तक हम चलेंगे। गाड़ियाँ दौड़ रही थी, रोशनी चमक रही थी। हम वहाँ जाएंगे जहाँ इंसान की पहचान उसकी जात या उसकी बेबसी से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। मैं मेहनत कर सकती हूँ और तुम भी ठीक हो जाओगे। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कमला ने शंकर को सहारा देकर खड़ा किया। एक भिखारी और बेघर विधवा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और समाज की तरफ पीठ कर ली। जिसने उन्हें ठुकरा दिया था वे उसे नए सवेरे की तरफ बढ़ चले, जो उनके आत्मसम्मान और संघर्ष की नई कहानी लिखने वाला था। वैसे ही गांव की सीमाएं बहुत पीछे छूट चुकी थी। वे दोनों रात के धुंधले में चलते चलते एक स्टेशन तक पहुंचे और उस स्टेशन पर कानपुर जाने वाली अंतिम गाड़ी खड़ी थी। दोनों एक खाली डिब्बे देखकर बैठ गए। वे दोनों अपनी जिंदगी की सबसे अनिश्चित सफ़र की शुरुआत की थी। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो ट्रेन एक बहुत बड़े रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकी। चारों तरफ का शोर, इंजनों की सीटी और भागते दौड़ते लोगों का हुजूम देखकर कमला का सिर चकरा गया। यह कानपुर शहर था, एक ऐसा महानगर जो न जाने कितनी जिंदगियों को उस खुद में समेटे हुए था। माई, हम शहर आ गए, शंकर ने डिब्बे के दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। रात भर के आराम से और घाव पर लगी हल्दी की वजह से उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार था, लेकिन लाठियाँ की मार, दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। कमला ने अपनी छोटी सी पोटली को छाती से सटाया और नीचे उतरी। स्टेशन के बाहर आते ही ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का धुआं और लोगों की बेरुखी ने उसका स्वागत किया। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां दुश्मनी भी नाम लेकर होती थी, लेकिन इस शहर में कोई किसी की तरफ देख तक नहीं रहा था। यहाँ सब अपनी ही धुन में भागे जा रहे थे। शंकर, यहाँ हमारा कौन है? हम कहाँ रुकेंगे? कमला ने घबरा कर पूछा। माई, शहर में किसी का कोई नहीं होता और देखा जाए तो सब सबके होते हैं। फुटपाथ बहुत बड़ा है। जब तक कोई काम नहीं मिलता हमें सिर छुपाने के लिए किसी पुल के नीचे या स्टेशन के पास ही जगह ढूंढनी होगी, शंकर ने अपनी पुरानी अनुभवों के आधार पर कहा।
दोनों चलते चलते स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर दूर तक एक फ्लाईओवर के नीचे पहुंचे। वहां पहले से कुछ मजदूर और रिक्शे वाले अपनी झुग्गियां डालकर रह रहे थे। शंकर ने वहां के कुछ लोगों से बात की। शहर का एक नियम था, यहाँ दया मुफ्त में नहीं मिलती थी, लेकिन अगर आप किसी के काम आ सकते थे तो आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती थी। वहाँ एक बुजुर्ग रामू काका ने उनकी हालत देखकर एक खाली पड़ी टूटी फूटी झोंपड़ी की तरफ इशारा कर दिया। लो, आज रात यहाँ गुजार लो, पर कल से अपना इंतजाम देखना होगा। शहर कमा कर खाने वालों का है, बैठने वालों का नहीं। कमला ने उस धूल भरी झोंपड़ी को देखा। घर तो वह भी नहीं था, लेकिन कम से कम वहाँ समाज के वे ठेकेदार नहीं थे जो हर वक्त उसकी पवित्रता और चरित्र पर उंगली उठाते रहते थे। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से जमीन साफ की और बैठ गई। महानगर में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। कमला की पोटली में जो थोड़े बहुत पैसे थे वे राशन और शंकर की दवाइयों में खत्म हो गए। अब सवाल सीधे पेट की भूख का था। शंकर का पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था कि वह कोई काम कर सके, इसलिए उसने शहर के एक चौराहे पर बैठकर फिर से हाथ फैलाना शुरू कर दिया। शाम को जब कुछ सिक्के लेकर झोपड़ी में लौटा तो कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या है शंकर? कमला ने सिक्कों की तरफ इशारा करते हुए तीखी आवाज़ में पूछा। माई, यह आज की कमाई है, इससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। शंकर ने नज़रें झुकाकर कहा। मैंने गांव इसलिए नहीं छोड़ा था कि यहाँ आकर भी भीख का अन्न खाऊं। कमला ने कड़कदार आवाज़ में कहा। वहाँ के लोगों ने मुझे उल्टा कहा, मुझे बेघर किया, क्योंकि मैंने एक इंसान की मदद की थी। मैंने वह सब अपनी गैरत बचाने के लिए सहा था, अपनी गैरत बेचने के लिए नहीं। भीख मांगना बंद करो शंकर। अगर मरना ही है तो मेहनत करके मरेंगे, हाथ फैला कर नहीं। कमला की बातों ने शंकर के भीतर सोए हुए इंसान को जगा दिया। वह रो पड़ा। माई, मुझे कोई काम नहीं देता। इस फटेहाल और बीमार आदमी को कौन नौकरी पर रखेगा? मैं करूँगी काम, कमला ने दृढ़ता से कहा। कल सुबह से मैं काम ढूंढने के लिए निकलूँगी। अगले दिन सुबह कमला ने अपनी सूती साड़ी को सलीके से बांधा, सिर पर पल्लू ठीक किया और पास की एक बड़ी रिहायशी कॉलोनी की तरफ चल दी। वहाँ ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स थे। कमला को लगा कि वहाँ घरों में काम करने वाली बाइयों की जरूरत जरूर होगी। वह एक बड़ी बिल्डिंग के गेट पर पहुँची। वहाँ खड़े गार्ड ने उसे रोक दिया। ए औरत, कहाँ जा रही है? किससे मिलना है? भैया, मुझे घरों में झाड़ू पोछा या बर्तन मांजने का काम चाहिए, कोई रख लेता तो बड़ी मेहरबानी होती, कमला ने हाथ जोड़कर कहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कमला के चेहरे पर गांव की सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा स्वाभिमान था। गार्ड को उस पर भरोसा हुआ। ठीक है, अंदर जाओ। 5वीं मंजिल पर 302 नंबर फ्लैट में जो साहब रहते हैं, उनकी बाई कल ही काम छोड़कर भागी है, जाकर पूछ लो। कमला धड़कते दिल से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। उसने ज़िंदगी में कभी लिफ्ट नहीं देखी थी, इसलिए वह सीढ़ियों से ही 5वीं मंजिल तक चढ़ गई। हाँफते हुए उसने 302 नंबर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक उम्रदराज महिला ने खोला। उनका नाम मालती देवी था। वे एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थी और घर में अकेली रहती थी। क्या है? मालती जी ने पूछा। माँ जी, मुझे काम चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मैं सब बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, कमला ने विनम्रतापूर्वक कहा। मालती जी ने कमला को गौर से देखा। उसकी साफ सुथरी आदतें और सलीका उसकी बातचीत से ही झलक रहा था। कहाँ से आई हो? पहले कहाँ काम करती थी? कमला ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, माँ जी, मैं गांव से आई हूँ, वहाँ मेरा सब कुछ छिन गया। मैं शहर में नई हूँ, मुझे बस एक मौके की तलाश है। मालती जी एक अनुभवी महिला थी। उन्होंने कमला की आंखों में छिपा दर्द और ईमानदारी पढ़ ली। ठीक है, आज से ही काम पर लग जाओ। महीने की 3,000 रुपये दूंगी और दोपहर का खाना भी यहीं मिलेगा। अगर काम अच्छा रहा तो आगे बढ़ा दूंगी। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत मालती जी के पैर छुए और काम में जुट गई। उस दिन जब वह अपनी पहली ईमानदारी की कमाई की उम्मीद लेकर झोंपड़ी में लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। समय का पहिया घूमता रहा। 6 महीने बीत गए। कमला अब सिर्फ मालती जी के घर पर नहीं बल्कि और सोसाइटी के 3-4 घरों में भी काम करने लगी। उसकी लगन, सफाई और समय की पाबंदी ने उसे सबका पसंदीदा बना दिया था। अब उसकी मासिक आय करीब 10 से 12 हज़ार रुपये हो गई थी।
इस बीच शंकर के पैर भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। कमला की डांट और प्रेरणा ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने भीख मांगना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। कमला ने अपनी पहली कमाई से शंकर को एक पुराना हाथ ठेला सब्जी बेचने के लिए खरीद दिया। अब शंकर सुबह सुबह मंडी जाता, ताज़ी सब्जियां लाता और कॉलोनी के बाहर ही बेचता था। दोनों की संयुक्त मेहनत रंग ला रही थी। उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे वह झुग्गी छोड़ दी और पास के ही एक चाल में एक छोटा सा पक्का कमरा ले लिया। उस कमरे में एक छोटा सा गैस चूल्हा था, कुछ बर्तन थे और दीवार पर एक छोटा सा भगवान का चित्र था। यह उनका नया घर था, एक ऐसा घर जहाँ किसी के चरित्र पर पहरा नहीं था। एक दिन मालती जी के घर काम करते हुए कमला ने देखा कि मालती जी बहुत परेशान थी। उनका कोई करीबी मेहमान आने वाला था और उनके घुटनों के दर्द की वजह से वे खाना बनाने में असमर्थ थी। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कमला ने पूछा। अरे कमला, आज शाम को दिल्ली से मेरे भाई का परिवार आ रहा है। कुल 8 लोग हैं। मेरे घुटने जवाब दे दिए हैं और बाहर का खाना भाई को पसंद नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं? मालती जी ने माथा पकड़ते हुए कहा। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं खाना बना दूं। गांव में मैं पूरे कुनवे का खाना अकेले बनाती थी। चूल्हे का स्वाद तो नहीं आएगा, पर गैस पर भी मैं अच्छा बना लेती हूँ। कमला ने हिचकिचाते हुए प्रस्ताव रखा। मालती जी के पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है कमला, आज तुम्हारी रसोई का हुनर भी देख लेते हैं। शाम को जब मेहमान आए तो टेबल पर शुद्ध देसी के घी के पराठे, आलू दम, कढ़ाई पनीर और बनारसी खीर सजी हुई थी। जैसे ही मेहमानों ने पहला निवाला तोड़ा, सब उंगलियां चाटते रह गए। दीदी, यह खाना किसने बनाया है? दिल्ली के बड़े बड़े होटल भी इसके सामने फेल हैं। मालती जी के भाई ने तारीफों की पुल बांधते हुए कहा। मालती जी ने गर्व से रसोई की तरफ इशारा किया जहां कमला खड़ी थी। यह हमारी कमला है, इसके हाथों में सचमुच जादू है। उस दिन मालती जी ने कमला को खुश होकर 500 रुपये का इनाम दिया था, लेकिन उस इनाम से ज़्यादा उस तारीफ ने कमला के दिमाग में एक नया रास्ता खोल दिया। उसे समझ आ गया कि उसकी असली हुनर क्या है। शहर में लोग अक्सर घर के स्वाद के लिए तरसते थे। टिफिन सर्विस का धंधा शहर में बहुत फलता फूलता है। मालती जी के भाई की बातों ने कमला को एक बिजनेस आइडिया दे दिया था। उसने रात को शंकर से बात की। शंकर, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपना एक टिफिन सर्विस शुरू करें। इस शहर में बहुत से लड़के लड़कियां बाहर से आकर अकेले रहते हैं, जिन्हें घर का शुद्ध खाना नहीं मिलता। शंकर की आंखें चमक उठी। विचार तो बहुत उत्तम है माई, पर इसके लिए बर्तन, राशन और टिफिन के डिब्बे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने पिछले कुछ महीनों से जो बचत की है उससे काम शुरू हो सकता है। शुरुआत हम सिर्फ 5 टिफिन से करेंगे। तुम अपनी सब्जी की रिहाई के साथ साथ इन टिफिनों को उन लड़कों तक पहुंचा दिया करना जो अकेले रहते हैं। कमला ने पूरी योजना समझाई। अगले दिन कमला ने मालती जी से अपनी योजना साझा की। मालती जी न सिर्फ खुश हुई, बल्कि उन्होंने अपनी सोसाइटी के उन बैचलर्स की एक लिस्ट भी कमला को दे दी जो रोज बाहर का गंदा खाना खाते थे। शुरुआत 5 टिफिन से हुई। कमला सुबह 4 बजे उठती, शुद्ध मसालों और ताज़ी सब्जियों से वह खाना तैयार करती। शंकर उन टिफिनों को समय पर पहुंचा देता था। खाना इतना स्वादिष्ट और साफ सुथरा होता था कि 1 हफ्ते के भीतर ही 5 टिफिन की संख्या बढ़कर 20 हो गई। 3 महीनों के भीतर कमला की रसोई पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब कमला के पास फुर्सत नहीं थे। उसने घरों में झाड़ू पोछे का काम छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अपनी रसोई पर ध्यान देने लगी थी। टिफिन की संख्या अब 100 के पार पहुंच चुकी थी। उसने चाल के 2 और कमरों को किराए में ले लिया और 2 स्थानीय औरतों को खाना पैक करने और सब्जियां काटने के लिए काम पर रख दिया था। एक विधवा जिसे समाज ने अछूत और कलंकित मानकर गांव से निकाल दिया था, वह अब शहर के 3 और लोगों को रोजगार दे रही थी। शंकर अब भीख मांगने वाला भिखारी नहीं, बल्कि कमला की रसोई का लॉजिस्टिक्स मैनेजर बन चुका था। वह साफ सुथरे कपड़े पहनता, उसके चेहरे पर एक आत्मसम्मान की चमक थी। 5 साल बीत चुके थे। कमला की रसोई अब एक बहुत बड़ा कैटरिंग ब्रांड ले चुकी थी। शहर के एक पॉश इलाके में कमला ने अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, जिसका उद्घाटन खुद मालती देवी ने किया था। कमला अब एक बड़ी कार से चलती थी और उसका अपना एक आलीशान फ्लैट था, लेकिन उसकी सादगी वैसी ही थी। वह आज भी रेस्टोरेंट के किचन में खुद जाकर मसालों की जांच करती थी।
तभी एक दिन रेस्टोरेंट के काउंटर पर एक अजीब सी हलचल हुई। शंकर काउंटर पर बैठा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा फटे हाल आदमी, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुक चुकी थी और कपड़े मैले थे, रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर देख रहा था। गार्ड उसे बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा था। रुको, शंकर ने काउंटर से उठकर कहा। वह खुद कभी भिखारी रह चुका था, इसलिए वह किसी भी गरीब का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही शंकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वह बुरा आदमी कोई और नहीं बल्कि भैंसही गांव का वह रामदीन था, जिसने कभी चौपाल पर कमला के खिलाफ गवाही दी थी और शंकर को लाठियों से पीटने में सबसे आगे था। रामदीन ने जब सोने की चेन पहने साफ सुथरे और रवीले शंकर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तो, तुम शंकर हो? रामदीन की आवाज कांप उठी। हाँ रामदीन काका, मैं वही शंकर हूँ, शंकर ने शांत आवाज में कहा। लेकिन आज मैं यहाँ का मालिक हूँ। तुम यहाँ कैसे और तुम्हारी यह हालत कैसे? रामदीन के आंसू बह निकले। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। क्या बताएं बेटा, भुगत रहे हैं, अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं। 3 साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई। ठाकुर राम सिंह ने कर्ज के बदले मेरी पूरी जमीन हड़प ली। मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब इस शहर में भीख मांगकर पेट पाल रहा हूँ। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से कमला बाहर आई। उसने जब रामदीन को देखा तो उसके पैर एक पल के लिए ठिठक गए। अतीत की सारी कड़वी यादें, वह चौपाल, वह बेइज्जती, वह आंसू उसकी आंखों के सामने तैर गए। रामदीन ने जैसे ही कमला को देखा, वह उसके पैरों में गिर पड़ा। कमला बेटी, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया था। उल्टा तुम नहीं, हमारी सोच थी। देवी को हमने घर से निकाल दिया था, इसलिए आज पूरे गांव पर भगवान का श्राप लगा है। मुखिया जी का पूरा परिवार बिखर गया और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कमला ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर न तो कोई घमंड था और न ही बदले की भावना। उसने झुककर रामदीन को उठाया। काका उठिए, पैर छूने की जरूरत नहीं। उस दिन अगर आप लोगों ने मुझे गांव से नहीं निकाला होता तो आज मैं उसी जर्जर मकान में घुट घुट कर मर रही होती। आपकी उस क्रूरता ने मुझे अपनी ताकत पहचानने का मौका दिया, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, कमला ने बेहद शालीनता से कहा। उसने शंकर की तरफ देखा। शंकर, काका को अंदर ले जाओ, इन्हें भरपेट अच्छा खाना खिलाओ, नए कपड़े दो और हमारी जो नई टिफिन पैकिंग की यूनिट है वहाँ इन्हें हल्के काम पर रख लो। अब इन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। रामदीन फुट फुट कर रोने लगा। जिस औरत को उसने बेघर किया था वही आज उसे आसरा का सम्मान दे रही है। वैसे ही गांव आज भी अपने पुराने ढर्रे पर जी रहा था, लेकिन कमला की कहानी अब उस पूरे जिले में एक मिसाल बन चुकी थी। गांव के लोग जो कभी कमला का नाम लेने से भी कतराते थे, अब बड़े चाव से बताते हैं कि कमला की रसोई की मालकिन उनके ही गांव की बेटी है। कमला ने साबित कर दिया था कि समाज के बनाए कड़े नियम और रूढ़िवादिता किसी इंसान के हौसले को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक वह खुद हार न मान ले। मर्यादा कपड़ों या बंद कमरों में नहीं होती, मर्यादा इंसान के कर्मों और उसके चरित्र में होती है। महानगर की उस चमचमाती शाम को अपने रेस्टोरेंट को खिड़की से बाहर देखते हुए कमला ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। धूल और दहलीज से शुरू हुआ सफ़र आज एक साम्राज्य में बदल चुका है, जहां न्याय किसी चौपाल के फैसले के मोहताज नहीं था, बल्कि खुद के कड़े संघर्ष और स्वाभिमान का परिणाम था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो इस कहानी को आप शेयर ज़रूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।